क्या कुछ ऐसा आप बता सकते हैं कैलाश के बारे में? बड़ा बोलते हैं ना मिस्ट्री है वहाँ। एक नगरी का वर्णन आता है जो कैलाश पर्वत के पहाड़ के अंदर खोखले भाग में या उसके नीचे शायद हुआ करती थी। एलियंस क्या है? कुछ लोग कहते हैं वो भगवान थे। एलियंस क्या है? एलियंस का अर्थ जनरली वैसे तो इंग्लिश में तो विदेशी होता है, लेकिन अगर हम साइंस में इसका अर्थ देखें तो परग्रही, मतलब दूसरे ग्रह पे रहने वाला व्यक्ति। टाइम ट्रेवल के बारे में क्या कहेंगे? वैदिक ग्रंथों के अनुसार जो काल है, जो समय है, कालातीत है, वो कभी भी छेड़छाड़ नहीं किया जा सकता है, तो टाइम ट्रेवल पॉसिबल नहीं है। क्या पुनर्जन्म जो है इसके पीछे कोई साइंस है? मतलब ये साइंटिफिकली प्रूव्ड है कि पुनर्जन्म होता है? बिल्कुल एकदम फैक्चुअली ये प्रूव्ड है और पूरी कहानी खत्म हो चुकी है, मैं ये तो नहीं कहूँगा, लेकिन इस पे रिसर्च चल रही है। मेरी मान्यता में या मेरे विचार में पुनर्जन्म पूरी तरीके से सही है। हमारे तो ग्रंथों में बताया गया 84 लाख योनियां होती हैं, तो क्या ये बात सही है? साइंस इस चीज को तो नहीं मानता। साइंस भी बहुत ज्यादा लाख में ही स्पीशीज को काउंट करता है, तो साइंस अभी डिनाई नहीं करता है कि 84 लाख नहीं है, क्योंकि हो सकता है इतनी ही स्पीशीज हो। नमस्कार, मैं नेहा राजपूत आप सभी का एबीपी लाइव धर्मा लाइव पर स्वागत करती हूँ। हर बार की तरह आपके सवाल होते हैं और हम जवाब देने के लिए अपने स्टूडियो में गेस्ट को बुलाते हैं। पिछली बार जो हमने पॉडकास्ट किया था, जो हमने इंटरव्यू किया था मोहित गौड के साथ, आप लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने सवाल पूछा था रीबर्थ के बारे में, तो हमने सोचा कि क्यों ना आपके सवाल का जवाब देने के लिए मोहित को ही बुलाया जाए। तो सबसे पहले तो स्वागत है मोहित एक बार फिर से। पिछली बार जो आपने बहुत ही अच्छा एक हमारा इंटरव्यू हुआ था, लोगों को बहुत अच्छा लगा था, उसमें आपने बहुत सारी बातें की थी। एक जो टॉपिक जिस पे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए थे वो था रीबर्थ का, तो आज हम उसी पर चर्चा करेंगे, पुनर्जन्म के बारे में। बड़ा इंटरेस्टिंग है, मुझे भी बहुत पसंद है। मुझे भी जानना है कि मुझे क्यों नहीं याद कि मैं पिछले जन्म में क्या थी, या कैसे किसी को याद रहता है कि उसका जो है ये पुनर्जन्म है या पिछला जन्म क्या था। तो ये सारी बातें ही आज करने वाले हैं। लोगों के सवाल भी लूंगी मैं जो उन्होंने आपसे पूछे हैं। तो सबसे पहले, क्या पुनर्जन्म जो है इसके पीछे कोई साइंस है? मतलब ये साइंटिफिकली प्रूव्ड है कि पुनर्जन्म होता है? बिल्कुल एकदम फैक्चुअली ये प्रूव्ड है और पूरी कहानी खत्म हो चुकी है, मैं ये तो नहीं कहूँगा, लेकिन इस पे रिसर्च चल रही है। मेरी मान्यता में या मेरे विचार में पुनर्जन्म पूरी तरीके से सही है, और वो क्यों है अभी इसके भी तर्क दूंगा। लेकिन अगर आप एकेडमिया की बात करें तो इस पर अभी बहुत ज़्यादा ये हॉट टॉपिक है, इस पर रिसर्च चल रही है। एक यूनिवर्सिटी है जिसका जिक्र हमने पिछले पॉडकास्ट में किया था, यूनिवर्सिटी ऑफ वर्जीनिया। उसका तो पूरा एक डिपार्टमेंट ही है जो कि इसी पे रिसर्च करता है। उसका अगर आप जाके वेबसाइट का पेज देखेंगे तो वहाँ लिखा हुआ भी है द साइंस ऑफ री इनकारनेशन, और उन्होंने 40 इयर्स रिसर्च किया है। डॉक्टर इवियन स्टीवनसन एक चाइल्ड साइक्रेटिस्ट थे, डॉक्टर थे, MD MBBS थे, उन्होंने ये रिसर्च शुरू किया था और अभी इस रिसर्च को डॉक्टर जिम बी टकर कंटिन्यू कर रहे हैं। इसमें उन्होंने पूरी दुनिया से लगभग 2500 केसेस को, 2500 लोगों की जो पास्ट मेमोरीज के जो क्लेम हैं उन्हें लिया है। लिए तो बहुत ज़्यादा है, बट उनमें से काफ़ी सारे झूठ निकलते हैं, फॉर्जरी निकलती है, तो उन्हें वो नहीं लेते हैं। और जो 2500 सही निकले हैं, ऑटोप्सी रिपोर्ट करने के बाद में, मेडिकल टेस्ट करने के बाद में, हो सकता है कुछ लोगों का नार्गो टेस्ट करना पड़ा हो, लेकिन सब चीज़ें करने के बाद में जो 250 एकदम कॉन्क्रीट एविडेंस निकला है, एक स्टेटिस्टिकल डेटा निकला है, उन्हें इस रिसर्च में ऐड किया गया है और इस पर साइंटिफिक रिसर्च की गई है। अब आप अगर पूछेंगे तो मैं इसको और ब्रेक थ्रू करके बताऊंगा कि इसमें क्या क्या चीज़ें हैं। क्या क्या चीजें ये आप बताइए। तो इसमें जो 2500 जो लोग हैं तो वो क्लेम करते हैं कि हमें अपना पास्ट लाइफ यानी कि पिछला जन्म याद आ चुका है। और इस पे एक बुक भी है डॉक्टर जिम बी टकर की, वो है लाइफ बिफोर लाइफ, मतलब कि पिछली लाइफ, ये इसका एक लिटरली मीनिंग हो गया। तो उस बुक में ऐसे ही कुछ इंटरेस्टिंग केसेस पे बात की गई है, और वो केसेस कैसे काम करते हैं, कैसे उनको स्टडी किया जाता है, इस पे बात की गई है। तो इसमें क्या होता है कि अगर कोई छोटा बच्चा है, अगर उसे अचानक से अपना पिछला जन्म याद आ गया है, अब वो क्यों याद आता है और हमें क्यों नहीं याद आता है, वो हम अभी आगे डिस्कस करेंगे। तो उन्हें फिर वर्जीनिया यूनिवर्सिटी जो है वो स्पॉट करती है, जहाँ से भी उन्हें पता चलता है अपने सोर्सेज से, और उनसे सारे सवाल जवाब लिए जाते हैं। अगर वो कह रहे हैं कि मान लीजिए कि मैं राजस्थान में पैदा हुआ हूँ, और अगर मैं कहता हूँ कि मुझे अपना पिछला जन्म याद आ गया है और मैं श्रीलंका में चाय बेचता था, तो वो लिटरली जाएंगे श्रीलंका मुझे लेकर के और वेरीफाई करेंगे कि चाय कहाँ बेचते थे, क्या नाम था तुम्हारे, उस जन्म के पिताजी का नाम क्या था, और सारी चीज़ें जब वेरीफाई हो जाएगी तो वो इस चीज़ को एडमिट करेंगे कि हाँ पुनर्जन्म होता है। तो इसी टाइप से 2500 लोगों का लंबा डेटा इसमें लिया गया है। मुझे एक चीज़ आपसे जाननी है और एक सवाल भी था ऐसा ही कि आखिर क्या होता है ऐसा डिफरेंट? क्या आप इसके बारे में कुछ बता सकते हैं कि कुछ ही लोगों को वो चीज़ें याद होती हैं,
बाकी लोगों को नहीं याद होती हैं। ऐसा किस तरीके के उनके बॉडी में या उनके माइंड में या उनके ब्रेन में चेंजेस होते हैं? क्या होता है कि कुछ ही लोगों को ये चीज़ें याद होती हैं? इसके पीछे यूनिवर्सिटी ऑफ वर्जीनिया ने भी कुछ रीजंस दिए हैं और कुछ रीजंस हमारे शास्त्रों में भी आते हैं। इससे पहले मैं ये बता देता हूँ कि पुनर्जन्म का कॉन्सेप्ट क्या है, क्योंकि हम अगर डायरेक्ट ये बोलेंगे कि पुनर्जन्म जो है वो पाखंड नहीं, अंधविश्वास नहीं है, साइंस है, तो लोगों के दिमाग में इतना ज़्यादा डॉगमा बन गया है कि पुनर्जन्म मतलब एक अंधविश्वास का ही सिनोनिम है, वो मानेंगे ही नहीं फिर चाहे कितनी भी स्टडी हो। तो पुनर्जन्म का मतलब ये है कि अभी हमारी जो इनर सोल है, जिसे हम आत्मा कहते हैं, जो कॉन्शियसनेस है, साइंटिफिक टर्म में कॉन्शियसनेस है, वो जिस बॉडी को एक्सपीरियंस कर रही है, जब तक हमारी ये बॉडी सस्टेन करती है तब तक हम इस बॉडी के ओनर हैं। लेकिन जैसे ही किसी बायोलॉजिकल कारण से, डिफेक्ट होने से, एक्सीडेंट होने से या जिस भी रीज़न से हमारी बॉडी ख़त्म होती है, तो हमारी कॉन्शियसनेस स्पॉन्टेनियस या फिर किसी एक टाइम पीरियड के बाद में अनदर बॉडी को एक्सपीरियंस करेगी। ऐसा ही हमारी इस बॉडी के साथ भी हुआ होगा, क्योंकि ये बॉडी की तो हमें एज पता है। जैसे मेरी एज 20 ईयर्स है, तो 20 ईयर्स मेरी इस बॉडी की एज है। लेकिन जो अंदर कॉन्शियसनेस है, जो भीतर चेतना है, ये साइंस भी कहती है और न्यूरो साइंस भी कहता है कि कॉन्शियसनेस कभी भी क्रिएट नहीं हो सकती है। बहुत सारे साइंटिस्ट का ये कहना है कि कॉन्शियसनेस कभी भी क्रिएट नहीं हो सकती है, ना डिस्ट्रॉय हो सकती है। तो क्वेश्चन ये आता है कि हमारी डेथ के बाद उस कॉन्शियसनेस का क्या होगा। तो अब ये रीइंकार्नेशन वाली स्टडी इस रिजल्ट पे आई है, इस और आई है, जो भारतीय सभ्यता कहती है, भारतीय दर्शन कहता है कि चेतना का नाश नहीं हो सकता है, शरीर का नाश हो सकता है। तो जैसे ही शरीर का नाश होता है, वो चेतना अचानक से अनदर बॉडी को एक्सपीरियंस करती है। अब क्योंकि अनदर बॉडी यानी कि किसी अन्य माँ के गर्भ में वो आत्मा अपने आप को पाएगी, यदि मनुष्य ही बन रही है तो अब मनुष्य ही बनेगी, वो एक और अलग डिस्कशन हो जाएगा। तो उसे अपनी पिछली मेमोरीज याद नहीं रहेगी। और अच्छी बात है, अगर याद रहेगी तो इस जीवन की ही इतनी समस्याओं से हम सामना नहीं कर पाते हैं, तो हम पिछले जीवन की यदि मेमोरीज हम रखेंगे तो हम नहीं जी पाएंगे। इसलिए ये एक नेचुरल प्रोसेस है। और यदि हम वेद की व्यवस्था को देखें, ईश्वर की व्यवस्था को देखें, तो इसका अर्थ यही है, इसका तात्पर्य यही है कि पिछले हम जन्म की मेमोरी भूलते जाते हैं और हमें नया शरीर मिलता जाता है ताकि हम सर्वाइव कर सकें। अब ये सवाल कि फिर कुछ लोगों को ये याद कहाँ से आ जाती है, तो नियम में तो ये नहीं है कि याद आनी चाहिए, तभी अधिकांश लोगों को याद नहीं रहती है। लेकिन इसे हम एक एरर या एक्सेप्शन कह सकते हैं, जो कुछ स्पेशल सर्कमस्टेंसेज हैं जिनमें ये ट्रिगर हो जाती है मेमोरी। या तो कुछ उस तरह के इंसिडेंट्स देख के, आपने मूवी में कुछ उस तरह की क्लिप्स देख ली जो आपके पिछले जन्म से रिलेटेड है, तो ट्रिगर हो सकती है। या फिर जिन बच्चों में ये चीज़ देखी जाती है तो उसे कार्मिक इम्प्रिंट बोला है रीइंकार्नेशन की इस थ्योरी में। और वो एक्चुअल में ब्रेन में स्टोरेज होता है इसका, ऐसा तो हम नहीं कह सकते हैं, क्योंकि ब्रेन तो इसी शरीर के साथ बना है। तो हमारी जो वैदिक कर्मफल व्यवस्था है उसमें चेतना के साथ मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, ये 4 चीज़ों का सूक्ष्म शरीर माना जाता है। तो उसमें जो पर्टिकुलर चित्त होता है, उस चित्त में हमारी सारी मेमोरीज होती है, जो कि हिडन फॉर्मेट में होती है। लेकिन जैसे ही मैंने सेम वैसी कोई चीज़ देखी जो कि पिछले जन्म में हुई थी, तो वो इम्प्रिंट मेरे ब्रेन में ट्रिगर हो जाएगा। और ट्रिगर होते ही मुझे एक चीज़ याद आई तो कड़ी से कड़ी जुड़ती गई और मुझे सारी चीज़ें याद आ गई। तो ये एक मैं कह सकता हूँ कि व्यवस्था में एक डिफेक्ट है, जो कि कुछ कारण से आया। डिफेक्ट भी नहीं कहूँगा, हमने वैसी चीज़ें देखी और वो चीज़ हुई, उसके पीछे बायोलॉजिकल रीजंस भी हो सकते हैं, बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं, उस वजह से ये आती है। तो मुझे नहीं लगता कि जो पाखंड और अंधविश्वास कहते हैं वो इतना डीप में जाकर के पढ़ते हैं, बस सीधा अंधविश्वास कह देते हैं। एक और चीज़, जैसे हम रीबर्थ की बात कर रहे हैं, तो क्या ये ज़रूरी है कि, क्योंकि अभी हाल ही में एक न्यूज़ भी आई थी, मैं उसके बारे में आपसे बात करूँगी, क्या ये ज़रूरी है कि एक इंसान, जैसे पुनर्जन्म की बात की, तो जैसे मैं हूँ, मैं पिछले जन्म में, मैं अगले जन्म में मुझे मेरी चीज़ें याद रहे, मैं इंसान का ही शरीर लूँ? क्या कोई एक जन्म में इंसान का शरीर लिया, वो मर के उसने जानवर का शरीर लिया अगले जन्म में, और उसको भी पुरानी चीज़ें याद आ जाती हैं? क्या ऐसा हो सकता है कि इंसान को ही याद आएंगे? ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा क्यों नहीं हो सकता? इसके पीछे एक इंटरेस्टिंग लॉजिक है और ये हम मिस कर देते हैं सवाल पूछते वक्त। कि पहली बात तो ये कि अगर एक व्यक्ति इंसान है और वो अगले जन्म में जानवर बन गया, गाय बन गया, कुत्ता बन गया, तो यानी अभी कोई कुत्ता है वो पिछले जन्म में इंसान होगा, तो अगर उसे याद भी आ गया तो आप उससे पूछोगे कैसे कि उसे याद आ गया है? तो हमें जो स्टैटिस्टिकली डेटा मिलेगा वो मनुष्यों से ही मिलेगा। तो पुनर्जन्म तो पशुओं का भी हो रहा है, मनुष्यों का भी हो रहा है, लेकिन रिसर्च जो लोग कर रहे हैं उन तक मनुष्य ही पहुंच पाएगा, पशु नहीं पहुंच पाएगा। दूसरी चीज़ ये भी कि पशु को अपना पिछला जन्म याद नहीं आ सकता है, क्योंकि मेमोरी जो होती है, जैसे मैंने एक जगह पढ़ा था, मैं इस पे श्योर नहीं हूँ, वेरीफाई कर लीजिएगा, कि कुत्ते की जो मेमोरी होती है वो लगभग जो विजुअल वाली जो परफेक्ट मेमोरी होती है वो 4 से 5 मिनट की होती है। ऐसे ही अलग अलग पशुओं की 10 मिनट, 15 मिनट, 1 घंटा, 2 घंटा, लास्ट इतनी मेमोरी होती है। जैसे हम चीज़ों को मेमोराइज़ करते हैं, पढ़ के याद कर लेते हैं, उतनी मेमोरी पशुओं की नहीं होती है, तो उन्हें ऐसी चीज़ें याद नहीं आएगी।
ह्यूमन जो बॉडी है उसके चांसेस ज़्यादा हैं, और उसमें भी रेयर ऑफ रेयरेस्ट ये घटना घटती है कि किसी को अपनी पिछली मेमोरीज याद आ जाए। तो पुनर्जन्म सभी का होता है, लेकिन याद सबको नहीं आता है। नहीं आता। और जो ये एक सवाल जैसा था कि इंसान को ही याद आएगा, अगर जानवर को ये चीज़ नहीं याद आ सकती, याद नहीं आएगी। कुछ लोग कहते हैं कि ऐसा अभी तक कोई इंसान क्यों नहीं मिला जो ये कह रहा हो कि मैं पिछले जन्म में पशु था। तो अगेन वही बात है कि पिछले जन्म में वो जो पशु था तो उसकी मेमोरीज इतनी स्ट्रांग है ही नहीं कि वो रिलेट हो जाए। कोई लोग कहते हैं कि अगर एलियंस है तो किसी को ऐसा याद क्यों नहीं आता है कि मैं पिछले जन्म में उस गैलेक्सी के अंदर मैं ये जीव था। तो वो भी मेमोरीज जो है वो हमसे सिमिलर नहीं है। हो सकता है कि यहाँ जितने भी लोग अवेलेबल हैं उनमें से कोई ऐसा व्यक्ति हो जो पिछले जन्म में इसी देश में ना रहा हो, वो किसी और ग्रह में कोई और जीव हो, लेकिन उसे याद नहीं आएगी। जो याद आ रही है वो ऐसे सिमिलर मेमोरीज ही होंगी जो कि ट्रिगर हो गई। ट्रिगर होने के लिए सिमिलर मेमोरीज होना ज़रूरी है। हाँ, इसमें एक ये क्वेश्चन ज़रूर आ सकता है कि कोई ऐसा केस दिखाओ जिसमें पिछले जन्म की भाषा याद आ जाए, दूसरा देश हो तब मान लेंगे, पास का ही हो तो नहीं मानेंगे। तो ऐसे केसेस को जेनोग्लोसी कहा जाता है, जो द्विभाषी केसेस होते हैं। ऐसे बच्चे जिनको अपने पिछले जन्म याद आते हैं और उनके पिछले जन्म उनकी मातृभाषा से दूर हो, जैसे मराठी गुजराती ये हो गया, या कोई लेबनान में पैदा हुआ और उसे हिंदी याद आ गई। तो ऐसे ढेर सारे केसेस उस बुक में दिए गए हैं जिन्हें जेनोग्लोसी बोला जाता है। यानी साइंस रीबर्थ को मानता है, हाँ, और उस पे काम भी कर रहा है। उस पे काम भी कर रहा है, वेदों में रिसर्च हो रही कितनी है। जानकारी दी हुई है रीबर्थ के बारे में? वेदों में तो पुनर्जन्म की बहुत सारी जानकारी है, क्योंकि वेद आत्मा को अविनाशी मानते हैं, अनंत मानते हैं, और शरीर को नश्वर यानी कि नष्ट होने वाला, क्षणभंगुर मानते हैं कि कभी भी नष्ट हो सकता है। तो शरीर नष्ट हो जाएगा और आत्मा को अपने कर्मों के अनुसार अगला जन्म मिलेगा। जैसे कि मान लीजिए मेरी अभी की मेमोरी है, जैसे पिछले पॉडकास्ट में मैं शायद मैं बताना भूल गया था कि मेरे पिताजी हिंदी साहित्य के व्याख्याता हैं, रविंद्र कुमार गौड़ उनका नाम है। तो ये मेरी एक मेमोरी है। अब यदि अगले जन्म में भी इससे सिमिलर मेमोरी अगर मैं कुछ पाता हूँ तो मुझे वो ट्रिगर हो सकती है। पर अगर अगले जन्म में यही चीज़ अगर दाएं बाएं हो जाती है और अगर कुछ और चीज़ें होती है तो मुझे याद आने के चांसेस कम होंगे। तो जो हज़ारों लाखों जो अरबों लोग हैं उनमें से वो रेयर चीज़ें जो कि रिपीटेटिवली घट रही है उनमें से कुछ लोगों को याद आती है, और उनमें से भी बहुत कम यूनिवर्सिटीज़ तक पहुँच पाते हैं। तो ये हम नहीं कह सकते हैं कि ऐसा केस भी हमें चाहिए, ये ऐसा केस भी चाहिए। हम किसी होटल में नहीं है कि हमें ये रेस्टोरेंट में ये वाली डिश जाके चाहिए। रिसर्च में जैसा डेटा आ रहा है उसे साइंटिस्ट स्टडी करते हैं और पूरी निष्पक्षता के साथ बताते हैं कि हाँ ये केस सही है। अभी साइंस इतना आगे बढ़ गया है, हर चीज़ जो है देखा जाए तो किसी के पैर नहीं है तो पैर लग जा रहे हैं, बहुत सारी बाल नहीं है बाल आ जा रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें हो रही है। क्या ऐसा आने वाले टाइम पे हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि किसी को साइंटिस्ट जो है ऐसा रिसर्च करे और कुछ हो कि उसको अपनी पुरानी ज़िंदगी की सारी बातें याद आ जाए? क्या साइंस इतना आगे बढ़ पाएगा, आपको क्या लगता है? कि पुरानी जो मेमोरीज़ है वो याद आ जाए, हम ऐसा कुछ प्रयास करें इंटेंशनली। तो जितना धर्म ग्रंथों में मैंने पढ़ा है वहाँ आता है कि व्यक्ति को अपना पिछला जन्म ये जो प्रकार था ट्रिगर हो जाना, इसके अलावा नहीं आ सकता है, बशर्त कोई योगी हो। यदि कोई योगी है तो वो अपने पिछले बहुत सारे जन्म याद कर सकता है। जैसे गीता में आता है, श्री कृष्ण कहते हैं कि मुझे अपने सारे जन्म याद हैं, पिछले सभी जन्म मुझे याद है, लेकिन तुम्हें याद नहीं है। तुम्हें लग रहा है कि ये तुम्हारा पहला शरीर है इसलिए तुम डर रहे हो इस शरीर के खत्म होने से, लेकिन ये तुम्हारा पहला शरीर नहीं है। तो यहाँ से भी पता चलता है कि जो योगी होते हैं उन्हें अपने पूर्व जन्म याद होते हैं, लेकिन सामान्य मनुष्यों को याद आ पाएगा इसकी अगर कोई टेक्नोलॉजी है तो मैं इस पर कुछ भी कमेंट नहीं करूँगा। नहीं, मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ क्योंकि साइंस इतना आगे बढ़ रहा है, तो क्या ऐसा किसी दिन पॉसिबिलिटी है कि वो चीज़ जो है वो लोगों को किसी तरीके से पता की जाए, या कि क्या हो रहा है? ऐसा हो पाएगा या नहीं इस पर तो कमेंट करना मुश्किल है, लेकिन मैं यही कहूँगा कि ऐसा ना हो तो ही बेहतर है, क्योंकि अपना पूर्व जन्म ज़बरदस्ती याद करना ये ऐसा है कि एक श्राप को अपने गले लगाना। जिन लोगों को अपना पूर्व जन्म याद आ जाता है, जिन बच्चों को, उनकी ज़िंदगी बहुत खास नहीं चलती है, दुख में और डिप्रेशन में ही उनका जीवन चलता है। एक सवाल जो भी उस टाइम हम बात कर रहे थे, जो आपने बोला कि लंबा हो जाएगा, उस पर बस थोड़ा सा आप बताइएगा। लोग बोलते हैं, हमारे तो ग्रंथों में बताया गया 84 लाख योनियाँ होती हैं जो है, तो क्या ये बात सही है? साइंस इस चीज़ को तो नहीं मानता। क्या आपने कहीं किसी तरीके से स्टडी की हुई है कि एक इंसान जो है उसकी 84 लाख योनियाँ होती हैं? ऐसे मतलब साइंस भी बहुत ज़्यादा लाख में ही स्पीशीज़ को काउंट करता है, तो साइंस अभी डिनाई नहीं करता है कि 84 लाख नहीं है, क्योंकि हो सकता है इतनी ही स्पीशीज़ हो। लेकिन मुझे अभी तक मुझे वैदिक टेक्स्ट में नहीं मिला है कि एग्जैक्ट 84 लाख योनियाँ ही होती हो सकता है ये कोई लोक वाक्य हो या फिर कहीं रेफरेंस हो, पर मैंने अभी इस बारे में नहीं पढ़ा है। पर हाँ, मैं ये भी कहूँगा कि साइंस अभी इसको नेगलेक्ट नहीं करता है, क्योंकि साइंस के अकॉर्डिंग अर्थ पे ही लाखों स्पीशीज़ मौजूद है, हो सकता है कि 84 लाख ही मौजूद हो।
टाइम ट्रेवल के बारे में क्या कहेंगे? हालांकि जो ये थोड़ा सा आउट ऑफ द टॉपिक जा रहा है, लेकिन हाँ हम जरूर एक क्योंकि इंटरेस्ट होता है ऐसी चीज़ों में। हाँ, तो टाइम ट्रेवल के बारे में क्या कहेंगे आप? ये सवाल बड़ा आता है। टाइम ट्रेवल के बारे में अगर मैं 2 मिनट बोलूँ तो अभी मॉडर्न साइंस के अकॉर्डिंग भी टाइम ट्रेवल पॉसिबल नहीं है। बहुत सारी हाइपोथेसिस हैं कि ऐसे ऐसे टाइम ट्रेवल हो सकता है, और कुछ लोग कहते हैं कि हम जल्दी से अगर लाइट की स्पीड में हमने कोई ट्रेन बना ली तो हम जल्दी से फ्यूचर में ट्रैवल कर जाएंगे। तो मुझे लगता है ये टाइम ट्रैवल नहीं है। फ्यूचर में तो हम ट्रैवल कर ही रहे हैं, पिछले हम 2-3 घंटे से फ्यूचर में ही ट्रैवल कर रहे हैं। ज़्यादा स्पीड से भी कर लेंगे तो हमने अपने अनुभव को रोक लिया और हमने ट्रैवल कर लिया। टाइम ट्रैवल तब होगा जब हम पास्ट में ट्रैवल कर पाएँ। फ्यूचर में तो हम ट्रैवल कर ही रहे हैं, हम पास्ट में ट्रैवल करके वहाँ कुछ चेंज कर पाएँ। तो वैदिक ग्रंथों के अनुसार जो काल है, जो समय है, वो कालातीत है और वो कभी भी छेड़छाड़ नहीं किया जा सकता है। तो टाइम ट्रैवल पॉसिबल नहीं है। इसके लिए मैं एक छोटा सा तर्क दूंगा जिससे आपको क्लियर हो जाएगा कि टाइम ट्रैवल पॉसिबल नहीं हो सकता। ऐसा मेरा मानना है। अगर किसी का ऐसा मानना है तो वो समझा दे कि कैसे पॉसिबल है। तो एक ग्रैंडफादर पैराडॉक्स नाम से एक फिनोमिना है, उसमें ऐसा कहा जाता है कि अगर मैं टाइम ट्रैवल करके अपने ग्रैंडफादर को यानी अपने परदादा जी की जाके मृत्यु का कारण बन जाता हूँ या फिर उनकी शादी होने से रोक लेता हूँ, तो क्या मैं ऐसा कर पाऊँगा? तो सोचिए, अगर मैंने जाकर ऐसा कर दिया तो मैं पैदा ही नहीं होऊंगा, और अगर मैं पैदा नहीं हुआ तो मैंने जाके ये किया कैसे? और अगर मैं जाके ये कर नहीं पाया तो फिर मैं पैदा हो गया, और अगर मैं पैदा हुआ हूँ तब तो मैं जाके ऐसा करूँगा, और कर दिया तो मैं पैदा कैसे हुआ? तो ये एक पैराडॉक्स हो गया। तो ऐसा कभी भी पॉसिबल नहीं हो सकता है। जैसे ही मैं अपने ग्रैंडफादर की शादी होने से रोकूंगा या फिर उन्हें यदि मैंने मार दिया तो फिर निश्चित सी बात है कि मैं वहीं पर खुद समाप्त हो जाऊंगा, और अगर मैं समाप्त हो गया तो मैं यहाँ तक आया कैसे? तो इसे ग्रैंडफादर पैराडॉक्स बोलते हैं, और ये कहता है कि टाइम ट्रैवल कभी भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि पास्ट में जाके हम चीज़ों को चेंज करेंगे तो बहुत सारी ऐसी इंटरेस्टिंग चीज़ें जो हम सोच सकते हैं और वो पॉसिबल नहीं हो पाई। अगर आपके इस जो है आपकी इस बात पर कोई आपको काउंटर करे तो? इस ग्रैंडफादर पैराडॉक्स का तो कोई काउंटर नहीं कर सकता है, क्योंकि ये पैराडॉक्स एकदम प्रूव्ड पैराडॉक्स है। हाँ, बट अगर कोई ऐसी थ्योरी लेके आता है कि हाँ ऐसे टाइम ट्रेवल हो सकता है, तो मुझे तो अब भी नहीं लग रहा है कि हो सकता है, क्योंकि मैं नहीं मानता ऐसा हो सकता है। पर अगर कोई ऐसा मानता है कि हो सकता है तो वो करके दिखाए। एक और ये भी आउट ऑफ द टॉपिक ही जा रहा है, क्योंकि क्या होता है ना, जब आपको कोई ऐसा इंसान जो आपके कहते हैं जिज्ञासा को शांत करे, पिछली बार वाली बात फिर से लूंगी, तो एक और बड़ा दिमाग में सवाल आता है मोहित कि लोग कहते हैं कि जैसे हम यहाँ हैं, हम एक आप मोहित यहाँ हैं अर्थ पे, ऐसे और भी बहुत सारे प्लैनेट्स हैं जहाँ पे मोहित होंगे। क्या इस तरीके की कोई रिसर्च चल रहा है कि इंसान का मंगल की बात नहीं कर रहे, चांद की बात नहीं कर रहे? हाँ, मैं समझ गया। आप समझ गए मेरा सवाल? पैरेलल यूनिवर्स से रिलेटेड ये है। हाँ। और एक सेगमेंट है, कभी साइंस पे ही और लंबी बात करेंगे तो, एक है साइंस और एक है पॉप साइंस। तो पॉप साइंस का मतलब है साइंस की वो फिक्शनल चीज़ें, पॉपुलर चीज़ें जो कि लोगों को इंटरेस्ट साइंस में डेवलप करने के लिए लिखी जाती है। उसमें कुछ साइंटिफिक कंसेप्ट होते हैं, लेकिन कुल मिलाकर के इंटरेस्टिंग चीज़ें बनाई जाती है। तो ये जो पैरेलल यूनिवर्स वाली चीज़ है और टाइम ट्रेवल वाली भी जो चीज़ है, ये पॉप साइंस में आती है। मतलब कि इसके पीछे कोई ऐसी रिसर्च नहीं है कि ऐसा होता है, लेकिन ये पॉपुलर करने के लिए। हाँ, बहुत सारे यूनिवर्स होते हैं, बहुत सारे ब्रह्मांडों का जिक्र पुराणों में भी है, वेदों में भी है। कि जैसे मैंने अपनी जो मैथमेटिक्स वाली रिसर्च है उसमें भी मैंने एक यजुर्वेद के 40वें अध्याय का एक मंत्र इस्तेमाल किया था, ओम खम ब्रह्म। वो शून्य में भी काम आता है और आकाश में भी काम आता है। तो इस तरह की आकाश वाली बहुत सारी चीज़ें हमारे वेदों में है। लेकिन ये जो पैरेलल यूनिवर्स वाली है, अच्छा एक और क्या चीज़ होती है कि जो भी इंटरेस्टिंग और पॉपुलर चीज़ें चल रही है, हम ऐसा सोचते हैं कि ये वेदों में हो। मैं कह रहा हूँ कि वेदों में वो चीज़ें हैं जो शायद अभी हमने सुनी भी नहीं है, वो हमें सुननी चाहिए। न कि हमने कहीं टीवी मूवी से कोई चीज़ देख ली, ये भी वेदों में हो सकता है वेदों में उसकी भी बाप चीज हो, तो हमें उस पर ध्यान देना चाहिए। ये आया मोहित के अंदर से, आपकी जैसे जो जितने यूथ होंगे, अब देखिए मोहित रिसर्च करते हैं लेकिन बातें आप ही जैसी है। और मेरे दिमाग में है, मेरे जहन में ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो कि वेदों से मैं बता सकता हूँ, काल के बारे में, समय के बारे में, लेकिन वो शुरू से लेकर अंत तक पूरी व्याख्या मांगती है, क्योंकि उसमें ऐसी कोई भी चीजें नहीं है जो बहुत ज्यादा सुनी गई हो, जिन पर बहुत ज्यादा चर्चा हुई हो। एक चीज और मैं आपसे जानना चाहूंगी, क्योंकि हम जैसे धर्मा लाइव है, ये धर्म की बात तो करते हैं, वेदों की बात करते हैं, ओम वर्ड के बारे में जो है वो तो साइंटिफिकली प्रूव्ड है अब कि ओम जो यूनिवर्स का साउंड ही ओम है। इसके बारे में तो ये बाद में प्रूव हुआ, लेकिन क्या इसके बारे में वेदों में जानकारी दी हुई है डिटेल में? हाँ, वेदों में जानकारी दी हुई है और हर मंत्र की शुरुआत ओम से होती है। अब ओम क्या है, तो इसका वर्णन हमें दर्शन ग्रंथों में मिलता है, तस्य वाचक प्रणव है। मतलब ईश्वर का निज नाम है ओम। जैसे
ईश्वर को क्यों कहते हैं, तो ये उसके मालिक होने के कारण उसे ईश्वर कहते हैं। परमात्मा होने के कारण कहते हैं। विष्णु सर्वव्यापक होने के कारण कहते हैं। तो जो अलग अलग नाम है ईश्वर के, वो उसके अलग अलग गुणों के कारण है। सर्वव्यापक, पिता, गुरु, लेकिन उसका खुद का नाम कौन सा है जो उसके गुण के आधार पर रखा गया है, वो नहीं। जैसे मेरे पिताजी का मैं बेटा हूँ, मेरी बहन का मैं भाई हूँ, लेकिन मेरा खुद का नाम मोहित है। वैसे ही ईश्वर का निज नाम क्या है, तो वो है ओम। अब क्वेश्चन ये आता है कि ईश्वर का नाम ओम ये है ही क्यों। तो इसके पीछे भी लंबी स्टोरी है, बट शॉर्ट में बताऊं तो जब सृष्टि की रचना हुई थी तो उसमें प्रकृति तत्व भी एक अगेन डिफरेंट टॉपिक है, उस पर पूरी चर्चा हो सकती है। उसकी साम्य अवस्था मतलब इक्विलिब्रियम जब भंग हुआ, तो पहली जो आवाज़ थी, जिस ध्वनि से, जिस नाद से उस इक्विलिब्रियम को भंग किया गया, वो ओम की ध्वनि थी, ओम रश्मि थी। तो जिस ध्वनि से परमात्मा सबसे पहले नाद करते हैं, वही उसका नाम हुआ, क्योंकि सुनाई वही दे रही है, परमात्मा के रूप में मैनिफेस्ट ही वही हो रही है, तो इसलिए परमात्मा को ओम कहा जाता है। और वही ध्वनि इतनी पवित्र है कि वो हर मंत्र से पहले लगाई जाती है। और उसी ध्वनि को जब हम बोल के देखते हैं, तो वो जो आप ब्रेन पे इफेक्ट्स और सारी चीज़ें रिसर्च बोल रहे हैं, तो वो चीज़ें फिर जुड़ती जाती है। लेकिन इसकी ओरिजिनेशन यहाँ से है। ओम एक्चुअल में ये है, ईश्वर का, परमात्मा का नाम है। और वो नाम ओम क्यों है, तो वो उस साउंड के कारण है, जो उस स्टोरी को अगर कभी समझेंगे तो वो पूरी आएगी। क्या कुछ ऐसा आप बता सकते हैं कैलाश के बारे में? बड़ा बोलते हैं ना मिस्ट्री है वहाँ कैलाश पर्वत के बारे में, कुछ ऐसा डिफरेंट जो ऑडियंस को ना पता हो, जो लोगों को ना पता, कुछ आपने इसके बारे में पढ़ा या कुछ इसकी जानकारी देना चाहेंगे? हाँ, कैलाश पर्वत पे ये चीज़ ज़रूर डिफरेंट है कि बाकी पर्वत बहुत ऊंचे हैं, वहाँ पर बहुत लोग पहुँच पाए हैं, लेकिन वहाँ नहीं पहुँच पाए। तो इसके पीछे एक रीज़न तो यही है कि वो जो माउंटेन है वो एक सीधा है, उसका जो एंगल है वो खड़ा है, ऊर्ध्वाधर है। तो इस वजह से भी, और भी वहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड से रिलेटेड काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें हो सकती है जो कि मिस्ट्री हो। लेकिन वहाँ पहुंचकर अभी तक ऐसा किसी ने क्लियर नहीं किया है कि यहाँ पर कोई मिस्ट्री है या कोई मिस्ट्री नहीं है। मैंने कहीं पर एक ऐसा भी पढ़ा था किसी पुराण में कि एक नगरी का वर्णन आता है जो कैलाश पर्वत के पहाड़ के अंदर खोखले भाग में या उसके नीचे शायद हुआ करती थी। तो ऐसी कुछ मिस्ट्रीज़ हैं जो कि हो सकता है कि अगर वहाँ हम खुदाई करें तो आज भी कोई नगरी हो, ये तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन पुरानी कोई नगरी हो, उसके पुरातात्विक अवशेष मिल जाए। में जो आपने बताया जानकारी दी ये कहीं किसी पुराण में या फिर किसी ऐतिहासिक ग्रंथ में है, किसी स्मृति ग्रंथ में है। तो अगर वहाँ हम आर्कियोलॉजिकल एग्जीबिशन करते हैं तो हो सकता है वहाँ पूरी एक नगरी मिले या फिर ऐसा कुछ मिले। लेकिन वहाँ कोई मिस्ट्री है या जादू या चमत्कार होता है, ऐसा नहीं होगा, पर कुछ न कुछ हो सकता है कि ज़रूर मिले। मतलब ढूंढने की और मेहनत करने की आवश्यकता है इस पर, लंबी बात। तो सारी मेहनत मोहित अकेले नहीं करेंगे, आप लोग भी, जितने भी लोग कैलाश के बारे में सवाल पूछते थे। एक नई चीज आज पता चली, किसी तो ग्रंथ में है लेकिन है कि वहाँ कोई नगरी भी क्योंकि थी। ये स्पॉन्टेनियस आपने क्वेश्चन पूछा तो इसके बारे में मैंने अधिक नहीं पढ़ा। तो अब आपको पता चला हमारा कोई भी शो जो है वो प्लान्ड नहीं होता। हमारे गेस्ट आते हैं, आपके सवाल हम सीधे उनसे पूछते, हम उन्हें बताते तक नहीं कि आपने सवाल क्या पूछा है, और गेस्ट के आंसर भी आप लोगों के लिए एकदम, जैसा बोला ना कि एकदम हर तरीके से 100 आने सच्चा होता है। तो एक चीज़ और मोहित आपसे मैं जानना चाहूँगी, क्योंकि बहुत सारे हमने इस बार आउट ऑफ टॉपिक जाके हमने मतलब रीबर्थ से शुरू किया, हमने बात की कैलाश के बारे में। एलियंस को नहीं छोड़ सकते क्योंकि वो भी हॉट टॉपिक है, मतलब जिसको देखो एलियंस की बात करता है। एलियंस क्या है? कुछ लोग कहते हैं वो भगवान थे। एलियंस क्या है, मतलब किस तरीके की चीज़ है? एलियंस का अर्थ जनरली वैसे तो इंग्लिश में तो विदेशी होता है, लेकिन अगर हम साइंस में इसका अर्थ देखें तो परग्रही, मतलब दूसरे ग्रह पे रहने वाला व्यक्ति। जैसे हम भी दूसरे ग्रह पर अगर कोई रह रहा होगा तो उसके लिए हम एलियंस हैं, हम परग्रही हैं। तो ऐसे परग्रही मेरा ओपिनियन है कि निश्चित होंगे। अगर इतना बड़ा ब्रह्मांड, और अगर मैं मानता हूं कि ईश्वर ने बनाया है, और साइंस भी अगर रेशियो वाइज चले, अनुपात से चले, कोइंसिडेंस से चले, तो इतना बड़ा यूनिवर्स है, उसमें अगर यहाँ पर हैबिटल सिचुएशन है तो और कहीं पर भी होगी, तो और कहीं पर भी जीव होंगे। अब कई लोगों का माइंड में क्वेश्चन घूम रहा होगा कि वेदों में एलियन का जिक्र है या नहीं है। तो बिल्कुल वेदों में एलियन का जिक्र है। इतना तक जिक्र आता है ऋग्वेद में तो कि अगर एलियंस धरती पर आएँ तो उनका स्वागत कैसे किया जाए, इस तक के मंत्र हैं। अगली बार मैं लेकर आऊँगा वहाँ पर। और रामायण और महाभारत में भी एक तो महाभारत में जिक्र आता है जहाँ पे एलियंस के साथ में अर्जुन का युद्ध हुआ था। ओके। रावण के साथ भी युद्ध हुआ था। इस तरह के रामायण और महाभारत में जिक्र आते हैं, और वेदों में इस बात का वर्णन है, क्योंकि वेद तो इतिहास रखते नहीं है, वेद सिद्धांत ग्रंथ हैं। तो जब भी परग्रही दूसरे ग्रह से आएँ तो उनका आप स्वागत करें। और इस ग्रह से दूसरे ग्रह पर ऋषि लोग या दूसरे जो विद्वान लोग हैं वो यात्रा करने के लिए स्वचालित विमानों का, मतलब ड्राइवरलेस जो विमान होते हैं, एयरप्लेन्स होते हैं, उनका उपयोग करें। ऐसा भी हाँ ऋग्वेद के 10वें मंडल में है ये। तो अगली बार आप ज़रूर एलियंस के बारे में थोड़ा बात करेंगे, क्योंकि बहुत सारे सवाल एलियंस के बारे में आते हैं। बाकी मोहित बहुत अच्छा लगा फिर से आपसे बात करके। और
जितने भी डाउट्स होंगे, सवाल होंगे, आप कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। इस बार हमने डिफरेंट टॉपिक पे जो है थोड़ा आपको आपकी जिज्ञासा को शांत करने की कोशिश की है। डिटेल में बात करने के लिए हम फिर से एक बार और आपने मोहित को जिज्ञासा बुलाएंगे। बढ़ा दी शांत करने की बजाय। हाँ, हमने बढ़ा दी इस बार, क्योंकि हमने अलग अलग टॉपिक, चाहे वो एलियन हो, चाहे वो माउंट एवरेस्ट हो, बहुत सारे लोग इन टॉपिक्स पे आजकल देखा जाता है ना कि हर कोई छोटे छोटे जहाँ भी देखो चैनल्स पे पॉडकास्ट होता है। यहाँ है ये चीज, पॉडकास्ट यहाँ होता आया है। एलियन, वहाँ गया एलियन, तो ये पॉडकास्ट बातें लोग बहुत करते हैं, लेकिन साइंस की बात कोई नहीं करता। तो मोहित से ये सारे सवाल इसलिए पूछे जा रहे हैं, और हम इसलिए पूछते हैं क्योंकि जब आप बोलते हैं साइंस कहाँ है, ये तो बस ऐसे ही किसी ने हवा में बात कर दी होगी। तो हम एक साइंटिस्ट से ही बात करें, एक रिसर्चर साइंटिस्ट तो से नहीं, ही बात कर रहे लेकिन हैं। रिसर्चर कह सकते हैं। हम आप आने वाले समय के साइंटिस्ट ही कहे जाएंगे। मोहित बस 20 साल के हैं और बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं, हम फिर से आपको बताना चाहेंगे। तो जितना भी इनका रिसर्च है वो रिसर्च करते हैं, उसके बाद ही किसी को जानकारी देते हैं। और एक और चीज़, चाहे कोई भी हो, हर बार हम कहते हैं आप अपना भी होमवर्क ज़रूर कीजिएगा। ये जितनी भी बात करते हैं, जो रेफरेंस देते हैं, उसको जाकर क्रॉस चेक कीजिएगा, ताकि आपको भी पता चले कि सामने वाला इंसान जो है आपसे सच ही बोल रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा आपसे फिर से बात करके। मैं भी अपने सवाल फिर से लेकर आऊँगी, जनता के सवाल लेकर आऊँगी, और हम फिर से जुड़ेंगे, फिर से मिलेंगे आपसे। तब तक के लिए खुश रहें, ख्याल रखें, नमस्कार।